इन दोस्तों तो आज हमारी पॉलिटी की क्लास जो कि पॉलिटी में काफ़ी कम क्लास हुई थी और चूँकि इसकी सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है और ये उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं आपको तो यही बोलूँगा कि आप मेरी जितनी पॉलिटी की क्लास होगी वो सारे कर लेना अच्छे से और याद कर लेना। तो आप पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे क्योंकि पॉलिटी से 2 से 3 मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी मेन क्वेश्चन बनते हैं जैसे करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से। बाकी मैं स्टैटिक जीके पर भी पूरा फोर्स दिया हूँ और आप एक काम करना कि जो नवीन सर की नायक बैच है स्टैटिक जीके की, उससे एक बार प्रैक्टिस उससे भी कर लेना क्योंकि मैं जितना करा रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए उतना इनफ नहीं है। स्टैटिक जीके ये सब क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और स्टैटिक जीके ऐसी सब्जेक्ट है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ दे। और मैं बहुत सी जो मेन पॉइंट करा रहा हूँ तो आप नवीन सर के नायक बैच से एक बार स्टैटिक जीके की क्लास कर लेना पूरी कंप्लीट और मेरी वाली से रिवीजन कर लेना। बाकी पॉलिटी ये है इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मैं इतना दावा से कहता हूँ कि मैं जितना करा रहा हूँ पॉलिटी की इतना कर लेना और इसमें मोटा मोटी क्वेश्चन करेंट अफेयर से बनता है और स्टैटिक जीके और हिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन। बाकी ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस ये सब से ना के बराबर 1 से 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं। बाकी उसमें से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे वो सब 3 सब्जेक्ट से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज। तो इसके टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ भी नहीं होगी और आप मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दें। तो कल हम जो पिछली क्लास में 1861 का भारत शासन अधिनियम देख लिए थे ये पूरा कंप्लीट हो गया था और आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल का एक सेकंड। हाँ तो शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर से। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव। तो ये सिर्फ पॉइंट पे नाम लिखा हूँ मैं क्योंकि थ्योरी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। मेन पॉइंट आपको बताता हूँ सिर्फ। मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको सिर्फ जानना है कि हाँ ये होता है ये होता है बस। बाकी थ्योरी पे मैं नहीं फोकस देता। फिर दूसरा बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी बंगाल का ये बंगाल जो वेस्ट बंगाल है ये बंगाल उस टाइम जो अंग्रेज लोग पहले बंगाल पे शासन किए थे। बक्सर का प्लासी का युद्ध जो था वो सब जीतने के बाद तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वरेन। आप इतना ही आधा नाम याद रखिए टिक मार दीजिएगा देख के अगर दिया तो वरेन हेस्टिंग्स। तो ये पूरा नाम हो गया लेकिन आप वरेन आधा नाम याद रखिए। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो ये देखिए गवर्नर के साथ लास्ट में जनरल। गवर्नर अलग होता है गवर्नर जनरल अलग होता है यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जनरल लग गया तो वो और ऊंचा पोस्ट में हो गया। तो ये भी वरेन ही था। और बंगाल का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अ, सही इंसान नहीं था इसको इसलिए इसका नाम थोड़ा फेमस है। फिर देखते हैं भारत का यानी भारत से जनरल गवर्नर इसमें आता है। फिर भारत का प्रथम जनरल गवर्नर यानी ये भारत शब्द में आया। अगर बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर पूछे तो वो कौन था? तो वो था वेरेन। और यहाँ पूछा है भारत का तो विलियम बेंटिक। तो ये भारत का प्रथम जनरल था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और फिर आता है भारत का पहला वाइसराय यानी ये वाइसराय अलग हो गया। तो पहला वाइसराय कौन था? तो कैनिंग ये भी वही था। फिर आता है ये 1919 का भारत शासन अधिनियम क्योंकि ये जो अधिनियम था इसे अधिनियम को गांधी जी क्या बोलते थे कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यानी ये जो एक्ट था ये हम भारतीयों का सर्वनाश कर दिया। ये कौन बोले थे? गांधी जी ने। तो ये सिर्फ थ्योरी है ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगी। तो देखते हैं अब 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो इसे मोर्लो मिंटो एक्ट कहते हैं यानी मोर्लो मिंटो एक्ट कहते हैं। और मोर्लो भारत का सचिव थे। ये जिनका नाम है वो भारत के सचिव थे। मिंटो वाइसराय थे। जो मिंटो ये देखो ये अलग अलग नाम है ये 2 नाम है जैसे मोर्लो ये भारत के सचिव थे और जो मिंटो ये है ये वाइसराय थे भारत के। और सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था इसी में 1909 में जो भारत शासन अधिनियम था। और वाइसराय की कार्यकारिणी ना जो परिषद में प्रथम भारतीय शामिल कौन हुए यानी वाइसराय में जो प्रथम शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये सबसे पहले वाइसराय के कार्यक्रम में परिसर में शामिल हुए थे जो भारतीय थे। और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित विषय विवेचना और प्रस्तावना और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसमें? 1909 में। लेकिन उससे पहले भारतीयों को जो इसमें प्रश्न पूछने का ये सब अधिकार नहीं था। इस टाइम अधिकार दे दिया गया। फिर देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू
या चेम्सफोर्ड, ये जो दोनों नाम है देख लीजिएगा, चेम्सफोर्ड एक्ट। तो ये जो अंग्रेज़ों का जो एक्ट आ चुका था, ये काफ़ी उल्टा पलटा नाम दे गए हैं, जिससे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखते हैं ये क्या था। इस अधिनियम में भारत में प्रथम बार उत्तरादायी शासन शब्द का प्रयोग किया। यानी ये जो उत्तरादायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ था कब, 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था। अब प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इस समय भारत का सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू। जिसे और इस समय भारत का सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू। और इस समय वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड तो इस समय का वायसराय था। प्रांतीय विषय का विभाजन किस प्रकार हुआ था, तो आरक्षित और हस्तनांतरिक। तो आप आधा तोड़ के पढ़िए, हस्तनांतरिक। तो प्रांतीय विषय का विभाजन आरक्षित और हस्तनांतरिक। तो इसकी आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं हो सकता है टाइम मिला तो करवा दूँ, और नहीं मिलेगा तो पॉलिटी की आप RW करके यूट्यूब पर रिसर्च करिएगा, इसकी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी। क्योंकि मुझे सिलेबस करना है तो इसके कारण प्रैक्टिस सेट इसकी नहीं हो पाएगी, लेकिन हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की और पूरी GS की मिला के इसकी मैं दबा के प्रैक्टिस करा दूँगा, उसके लिए आप टेंशन ना रहे। बाकी जो मेरी जो इस टाइप की मैं पूरी यूट्यूब में नोट्स करा रहा हूँ, ये जो लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करना, कोड YT रहेगी। मैं आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में पूरी दे दूँगा, यानी 4 बुक दूंगा आपको, यानी ई-बुक PDF फॉर्मेट में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GK GS इसकी पूरी PDF दूंगा, जो कि आपको किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी के नोट्स दूंगा और अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक GK, जो कि आप ये मेरी यूट्यूब क्लासेस में देख ही रहे हैं। तो ये मैं पूरा आपको दूंगा 50 रुपीज़ में, अगर आप YT कोड लिखते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करना है। तो अब देखते हैं यहाँ सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। तो प्रणाली का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों और भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए लागू हुआ। क्या, सांप्रदायिकता आधार। केंद्र में दृश्यदायी विधानिक जो थी, और आरक्षित विषय में क्या आ जाता है, तो जिसने आय प्राप्त होगी वो विषय आरक्षित विषय सूची में, यानी जो आय प्राप्त करती है उसे आरक्षित विषय में आती है। और बाकी राजस्व ये हो गया, वित्त हो गया, पुलिस आदि, ये सब किस में आएगी, आरक्षित विषय में आती है। हस्तनांतरिक, यानी आधा तोड़ के पढ़े, हस्तनांतरिक विषय जिन पर व्यय, यानी जो कर्जा होता है व्यय होगा, अर्थात आय प्राप्त नहीं होगी, यानी जिस पर कर्जा रहेगा उसे आय प्राप्त नहीं होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब का मिलेगा। और आरक्षित विषय यानी कार्यकारिणी परिषद के पास होगी, इसे अंग्रेज सदस्य थे। यानी ये जो आरक्षित विषय थी ये अंग्रेजों के पास थी, यानी ये भारतीयों के पास नहीं थी। ये सारा अध्यक्ष जितना सारा ये सब काम कर देते थे ये अंग्रेजों ही करते थे। और हस्तनांतरिक विषय यानी मंत्री के पास होगी, और इसमें केवल भारतीय रहेगी, यानी ये जो थी ये सिर्फ मंत्रियों के पास यानी भारतीयों के पास रहेगी, और ये भारतीय कमांड करेंगे। और लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश महिलाओं को प्रथम बार मिली, और वोट देने का अधिकार 1926 में मिला महिलाओं को। और आयोजन हुआ यानी PSC, यानी जो UPSC है, लोक सेवा आयोग PSC की स्थापना हुई थी इसी टाइम। और ये है राज्य परिषद, यानी जो राज्य परिषद में बता रहा था उसमें 60 सदस्य थे और 5 साल का कार्यक्रम था, यानी 5 साल कार्य कर सकते थे। फिर आता है दृश्य दनात्मक प्रणाली, यानी ये केंद्रीय विधानसभा थी और इसमें 145 सदस्य थे, और ये 3 साल कार्य कर सकते थे, कार्यालय चलती थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ गया तो इसको आप फिर से एक से बार देख लीजिएगा। और बाकी हर एक चीज़ की क्लास करा दूंगा, और जिनको नोट्स लेना है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।